बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन ये कहाँ से आता है, भाग 1। कक्षा 7 में गणित विषय में पूर्णांक परिचय प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 से 6 व कक्षा 8 में हिंदी विषय में ध्वनि कविता। बच्चों, मैं आपको कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ाने वाली हूँ। विज्ञान विषय आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसी मेरी आशा है। आपके विज्ञान का आज हम पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने भोजन किया ही है, कई बार रोज आप खाते हैं कुछ ना कुछ। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न सबसे पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ। इन प्रश्नों का आपको जवाब सोचना है और उसके बाद हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि कल आपने क्या भोजन किया था। कुछ ना कुछ तो आपने खाया ही होगा, तो कल आपने खाने में क्या खाया था ये आपको सोचना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आज आपने क्या खाया। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ उससे पहले ज़रूर खाया होगा, तो आपको सोचना है कि आज आपने अब तक क्या खाया है। तीसरा प्रश्न है, आप एक पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। पूरा दिन में हम 2 बार 3 बार या कई बार इससे भी कुछ ज़्यादा बार खाते हैं। तो आप पूरे दिन में क्या एक ही चीज़ खाते हैं या रोज़ एक दिन में अलग अलग चीज़ें खाते हैं और अलग अलग दिन एक ही जैसी चीज़ खाते हैं या कुछ अलग अलग खाते हैं, ये प्रश्न आपको सोचने हैं। अगला प्रश्न है, जो चीज़ें आप अपने आहार में लेते हैं वे किससे बनी होती हैं। जब आपने ऊपर वाले तीनों प्रश्नों के उत्तर सोचे तो आपने पाया कि हम रोज कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें खाते हैं, बट कुछ चीज़ें हम ऐसी भी खाते हैं जो प्रतिदिन होती हैं। जैसे आप में से सभी बच्चे रोज दूध पीते होंगे, आप रोज कुछ ना कुछ अन्न खाते होंगे, यानी अनाज लेते होंगे भोजन में। रोटी चावल ये मुख्य अनाज है। रोटी में भी आप गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, अलग अलग प्रकार की रोटी अलग अलग दिन खाते होंगे। अब बच्चों, ये जो अलग अलग आहार हम लेते हैं, जो कुछ हम खाते हैं, क्या ये किसी अन्य पदार्थ से बना होता है। तो आप पाएंगे कि हाँ, अलग अलग चीज़ें अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। अब हमारा यहाँ एक आखिरी प्रश्न है कि रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो बच्चों, आप रोज रोटी खाते हैं, आप में से सभी लगभग किसी न किसी प्रकार की रोटी रोज खाते होंगे। तो रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। आपने मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा या घर में किसी अन्य बड़े को रोटी बनाते हुए देखा ही होगा। तो रोटी बनाने के लिए हमें
आटा चाहिए होता है और आटा किसी न किसी अनाज का होता है। जैसे गेहूं की रोटी बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा चाहिए, बाजरे की रोटी बनाने के लिए बाजरे का आटा चाहिए। उस आटे के अलावा भी कुछ चीज़ें हमें उसमें मिलानी होती हैं, जैसे आप नमक मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं और इस प्रकार जब आप आटे को गूंथ लेते हैं तब उसकी रोटी बनती है और आप उसे खा पाते हैं। तो बच्चों, जो भी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग व्यंजन आप खाते हैं पूरे दिन में, जैसे दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं, वो सभी चीज़ें किसी ना किसी से मिलकर बनी होती हैं। तो बच्चों, यही हमें सीखना है कि क्या वो चीज़ है जिनसे मिलकर हमारा भोजन बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भोजन को तैयार करने के लिए हमें कई पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन पदार्थों को ही भोजन के संगठक या कंपोनेंट कहते हैं। तो भोजन जिनसे तैयार होता है, जिन पदार्थों या जिन चीज़ों से तैयार होता है, उन्हें क्या कहते हैं? भोजन के संगठक पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, एक उदाहरण हमने यहाँ लिया है। आप लोग सब्जी खाते हैं, सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे आपने आलू मटर की सब्जी जरूर खाई होगी, तो आलू मटर की सब्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले चाहिए कच्ची सब्जियां। तो आपको आलू चाहिए होते हैं और आपको मटर चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए तेल, मसाले, नमक आदि। अब मसालों में भी अलग अलग मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया। नमक भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण संगठक पदार्थ है सब्जी बनाने के लिए। जब इन सारी चीज़ों को एक विशिष्ट प्रकार से मिलाया जाता है तब सब्जी बनती है और आप उसको खाते हैं। तो ये सभी चीज़ें, कच्ची सब्जियां, तेल, मसाले, नमक, ये सभी चीज़ें वास्तव में क्या हुए? एक भोजन के संगठक पदार्थ हुए। तो बच्चों, इसके साथ ही हम अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, जहां हमें ये जानना है कि वास्तव में जो खाद्य सामग्री है वो आती कहाँ से है, उसके क्या स्रोत होते हैं। तो दो मुख्य स्रोत हैं खाद्य सामग्री के, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप यानी पौधे, आप जानते ही हैं। तो पादप यानी पौधों से कुछ भोजन या खाद्य सामग्री हमें मिलती है, तो उन्हें हम पादप स्रोत से प्राप्त सामग्री कहते हैं। जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, ये सभी हमें पौधों से ही मिलते हैं। आपने अलग अलग फल खाए होंगे, कुछ फलों के आपने पौधे भी देखे होंगे। आपने केला खाया है, आम खाया है, आपने संतरा खाया होगा, आपने और भी कई सारे फल आपने खाए होंगे। ये सभी फल पेड़ों पर उगते हैं। आप में से किसी ने आम का पेड़ देखा होगा, किसी ने केले का, किसी ने अमरूद का और किसी ने जामुन या अनार का। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि फल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अलग अलग सब्जियां भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अनाज जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, ये सब भी हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से ही मिलते हैं। दालें, आपने जरूर अलग अलग प्रकार की दालों को खाया होगा। दालों में मुख्य प्रकार होते हैं मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल। हो सकता है आप इन सबको अलग अलग अब तक ना पहचानते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है। आप घर पर किसी बड़े से कह सकते हैं कि आप हमें अलग अलग प्रकार की दालें दिखाइए। महत्वपूर्ण ये है कि ये सभी दालें हमें कहाँ से मिलती हैं? पौधों से ही मिलती हैं। अब चलते हैं जंतु स्रोत की तरफ। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है वो है दूध। दूध और दूध के अन्य उत्पाद जैसे दही, मक्खन, घी,
पनीर, ये सभी आपने कभी ना कभी ज़रूर खाए होंगे। आपको याद ये रखना है कि दूध और दूध से बने उत्पाद वास्तव में कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतु स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं। दूध कहाँ से मिलता है? तो आप में से सभी बच्चे जानते होंगे कि अलग अलग जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सभी से दूध की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अंडे, मांस, मछली, ये भी खाद्य सामग्री है और ये भी कहाँ से आती है? जंतुओं से ही मिलती है या जंतुओं से ही आती है। यहाँ देखिए चित्र में मुर्गी दिखाई है और मुर्गी के अंडे दिखाए हैं। तो बच्चों, हमारे देश में विविध प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है। अलग अलग स्थान के लोग अलग अलग चीज़ों को भोजन के रूप में लेते हैं। तो याद रखें आप कि मांस, मछली, अंडे भी कई लोगों द्वारा भोजन के रूप में लिए जाते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं? जंतुओं से मिलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अगली स्लाइड पर हमें ये समझना है कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और इन भागों को क्या खाद्य सामग्री के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पौधों के विभिन्न भागों को। तो बेटा, पौधा, यहाँ एक चित्र दिख रहा है आपको। इस पौधे के चित्र में दो तंत्र दिख रहे हैं, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। जो जमीन के नीचे का हिस्सा है उसमें जड़ों को रखा जाता है और उसे क्या कहते हैं? मूल तंत्र कहते हैं। और जमीन के ऊपर जो हिस्सा पौधे का आपको दिखता है उसे क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र कहते हैं। बच्चों, इसके मुख्य भागों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर क्या दिखाए हैं? पुष्प या फूल दिखाए गए हैं। तो फूल कई प्रकार के होते हैं, आपने देखे हैं। गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, कमल का फूल। अब ये सभी जो फूल हैं, इन फूलों को आप उपयोग लेते हैं या नहीं लेते? हाँ, लेते हैं। फूलों का कई तरीके से उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है फल। पौधे में फल एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और कई पौधे के फलों को आप लोग खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग लेते हैं। आपने अभी अभी सुना कि कई सारे फल जैसे आम, केला, संतरा, अमरूद, ये सभी हमें पौधों से ही मिलते हैं। उसके बाद है तना या स्तंभ। तो आप याद रखें बच्चों कि कुछ पौधों के तनों को भी खाद्य सामग्री के रूप में लिया जाता है। जैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आलू जो हिस्सा है किसी पौधे का, वो क्या है? तना है। यह एक आश्चर्यजनक आज आपको बात पता चली होगी कि जो आलू आप खाते हैं वो वास्तव में पौधे का एक तना होता है। उसके बाद पत्तियां। तो आप कई सारे पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे पालक, मेथी और सरसों की पत्तियों का भी साग बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों, आप जड़ों को देखें तो मूल तंत्र में प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल, यानी प्राथमिक जड़ें जो बड़ी जड़ें होती हैं, जो मोटी जड़ें होती हैं, उन्हें प्राथमिक जड़ें कहते हैं और जो उनसे निकलती हुई छोटी जड़ें होती हैं उन्हें द्वितीयक मूल या द्वितीयक जड़ें कहते हैं। और ये जड़ें या मूल भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप में से सभी ने कभी ना कभी गाजर खाई होगी, मूली खाई होगी। गाजर या मूली वास्तव में किसी पौधे की मूल या जड़ ही होती है। तो बच्चों, यहाँ आपको याद रखना है कि कुछ पौधों के दो या दो से ज्यादा भाग भी खाने योग्य होते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके फलों का भी हम उपयोग करते हैं, उनकी पत्तियों का भी हम उपयोग करते हैं। तो पौधों के अलग अलग हिस्से, जैसे तना, जैसे उनके फल, जैसे उनकी जड़ें खाने योग्य होती हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं अगले भाग की ओर, अगली स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में आपको एक महत्वपूर्ण चीज को समझना है। वो क्या है? अंकुरित भोजन। बच्चों, अंकुरित भोजन
क्या होता है ये आपको समझना है। पहले चित्र की ओर देखिए, यहाँ अंकुरित मूंग दिखाए गए हैं, इधर साबुत चना और इधर अंकुरित चना। बच्चों, मूंग और चना विशेष प्रकार की दालें ही होती हैं। अब मूंग और चने आपने जरूर देखे होंगे। अब ये अंकुरित मूंग और अंकुरित चना क्या है ये आपको समझना है। तो बच्चों, जब किसी दाल को, जैसे मूंग को या चने को, हम पानी में भिगोकर रख देते हैं लगभग 10 से 12 घंटे के लिए, उसके बाद उसमें से पानी अलग करके और उस दाल को हम एक कपड़े में बांधकर फिर से लगभग 10-12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि ये कुछ सफेद संरचनाएं उन दाल के जो हिस्से हैं आपको उनमें नजर आने लगती हैं। तो उन दाल में से आपको ये सफेद संरचनाएं उगती हुई नजर आती हैं और तब हम जानते हैं कि दाल का अंकुरण हो गया है। तो इस प्रकार अंकुरित मूंग भी आप देख सकते हैं और चने को भी क्या किया जा सकता है? अंकुरित किया जा सकता है। अन्य जो साबुत दालें हैं उनका भी अंकुरण संभव है। बच्चों, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो अंकुरित भोजन होता है ये बहुत ही पौष्टिक होता है और आपको स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, हष्ट पुष्ट रहने के लिए सप्ताह में एक बार कम से कम इस प्रकार के अंकुरित भोजन को जरूर ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद बच्चों, हम एक और महत्वपूर्ण वस्तु को समझेंगे कि आपके भोजन का एक हिस्सा ही है ये भी, शहद। आप में से सब ने शहद देखा होगा या खाया भी होगा। अब ये शहद कहाँ से आता है ये आपको समझना है। तो शहद वास्तव में आता है मधुमक्खी के छत्ते से। ये एक मधुमक्खी का छत्ता यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है। अब मधुमक्खियां इस छत्ते में ही रहती हैं। ये क्या करती हैं? ये फूलों से मीठा रस यानी कि मकरंद इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती जाती हैं या इकट्ठा करती जाती हैं। बच्चों, ये मीठा रस भंडारित करने के बाद ही मधुमक्खियां इससे अपना भोजन ग्रहण करती हैं। वर्ष भर वे इसे भोजन के रूप में उपयोग लेती हैं और वास्तव में हम जो शहद प्राप्त करते हैं वो मधुमक्खियों के इस छत्ते से ही प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने आपके विज्ञान का पहला अध्याय प्रारंभ किया और अब तक आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि भोजन के जो पदार्थ होते हैं, यानी भोजन जिन चीजों से बनता है उन्हें भोजन के संघटक कहते हैं। इसके अलावा भोजन हमें अलग अलग स्रोतों से मिलता है, जिन्हें हम पादप स्रोत और जंतु स्रोत दो भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा पौधे के हमने अलग अलग भागों को देखा, उन भागों को हम भोजन के रूप में अलग अलग रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद आपने जाना अंकुरित भोजन क्या है और इसके अलावा आपने ये भी जाना कि शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 7 में गणित विषय में पूर्णांक परिचय प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 से 6। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना समझा। आइए इस पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्न करें। पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर 5 शहरों का तापमान दिया हुआ है, हमें इन शहरों का तापमान बताना है। बच्चों, हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ेंगे मान बढ़ता जाएगा और बाईं ओर चलने पर मान कम होता जाएगा। देखिए ये मध्य बिंदु यानी ये 0 है संख्या रेखा का। इस साइड के जो शहरों का तापमान है ये प्लस में आएगा, इस साइड के जो यानी बाईं ओर के जो शहरों का तापमान है वो माइनस में आएगा। सबसे पहले लाहौल स्पीति ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, इसका तापमान बताना है सबसे पहले। तो आप देखिए इसकी स्थिति 0 से बाईं ओर है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहां है -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का है -1 -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शिमला का आपका 5 है ही, ऊटी का 10 के बाद में 11 12 13 14 डिग्री प्लस में है 14 डिग्री सेल्सियस, और बेंगलोर का 20 के बाद में 21 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अपन इसे लिखें, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का इस जगह देखिए 5 डिग्री प्लस में है 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, इसी संख्या रेखा पर आधारित है। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर बताइए। तो देखिए, सबसे गर्म कौन सा शहर है? बेंगलोर। कितना था तापमान? 22 डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति, इसका तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्या पूछा है? सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर। अंतर का मतलब क्या है? माइनस। तो देखिए 22 और -8 डिग्री, इनमें अंतर बताना है तो ये माइनस का साइन, 22 माइनस माइनस प्लस 8 यानी 30 डिग्री। सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान में 30 डिग्री तापमान का अंतर है। अगला प्रश्न, लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? बच्चों अभी आपने बताया था लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री, श्रीनगर का तापमान है या -2, लाहौल स्पीति का -8, ये हो गया श्रीनगर का -2 डिग्री। लाहौल स्पीति श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? अंतर का मतलब वही माइनस साइन, सरल करें इसे, -8 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2, 8 और 2 का डिफरेंस 6, 8 का जो साइन है बड़ा पूर्णांक है माइनस का, यानी -6 डिग्री सेल्सियस का इनमें अंतर है। आप संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक का -6 डिग्री का अंतर है। अगला प्रश्न, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग? बच्चों जैसा आपको प्रश्न में कहा जाए वैसे करते जाइए। पहले ये काम करते हैं, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। तो शिमला का तापमान है 5, श्रीनगर का है -2। मैंने बताया था ना, माइनस के जो पूर्णांक है आप उनको ब्रैकेट में यानी कोष्टक में रखिए, जिससे त्रुटि होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, योग यानी प्लस का चिन्ह, इसे सरल करें, 5 है जैसे ही, प्लस माइनस -2, 5 में से 2 गए 3, तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? तो क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? यानी ये 3, शिमला का तापमान कितना है? 5। क्या 3 5 से कम है? बिल्कुल है। तो ये अपन कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, क्योंकि इन दोनों शहरों के तापमान का योग तो 3 आ रहा है, शिमला का है 5, तो 3 5 से कम है। अब देखिए इसी में आगे एक पार्ट और है, क्या इन दोनों के तापमानों का योग, इन दोनों के तापमानों का योग कितना था? 3। श्रीनगर का तापमान कितना है? देखिए इसमें माइनस का, श्रीनगर ये रहा, -2 डिग्री। क्या इन दोनों के तापमानों का योग यानी 3 श्रीनगर के तापमान यानी -2 से भी कम है? तो ये 3 -2 से कम है। अपन देख रहे हैं संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर 3 है, धनात्मक भाग की ओर है, दाईं ओर है, जबकि -2 बाईं ओर है, इसका मतलब 3 तो बड़ा है। तो अपन कहेंगे कि नहीं, क्योंकि 3 तो बड़ा है -2 से।
अगला प्रश्न, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, है ना। जैसे कोई सही सवाल बताया 10 नंबर मिल गए, गलत सवाल बताया 5 नंबर कट गए, जमा अंकों में से ही कट जाते हैं। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं यदि 5 उत्तरोत्तर राउंड चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये है, तो आपको बताइए कि उसमें से कुल अंकों का कुल योग कितना था। बच्चों, जहां कुल योग है वहां जोड़ करनी है, आपको ध्यान रखिए इस चीज का। जैसे उसने 5 राउंड में ये अलग अलग स्कोर किया है उसने, अब आप हमें पूछ रहे हैं कि इन 5 राउंड में जो अर्जित अंक है उनका योग कितना है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें जोड़ करेंगे, इन सारे पूर्णांकों को लिख के जोड़ कर दें। तो देखिए पहले राउंड में 25, हाँ एक चीज और, ऋणात्मक अंकों को कोष्टक में लिखना आप, -5, -10, -10, 15 और 10, ये 5 राउंड में अर्जित अंक है, इनका कुल योग पूछा है तो अपन सबको प्लस कर देंगे, ये प्लस, तो ये सारे अंक आ जाएंगे इसके जेब, है ना, जेक द्वारा अर्जित अंक 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस के 10 प्लस के 15 प्लस के 10, प्लस प्लस की संख्याओं को एक तरफ लिख लें, 25 प्लस 15 प्लस के 10, इन दोनों को यहां ले आया। अब जो माइनस के पद है इनको दूसरी तरफ यानी इस ओर ले लेते हैं, -5 -10, प्लस प्लस के पदों को जोड़ दें तो ये हो गए आपके 50, माइनस माइनस के पदों को भी जोड़ दें, ये हो गए 15, 50 और 15 का अंतर 35 अंक। तो जेक को कुल 5 राउंड के बाद में 35 अंक प्राप्त हुए हैं बच्चों। अगला प्रश्न, सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, श्रीनगर का तापमान क्या था। यानी मंगलवार का तापमान बताना है। इसके बाद में बुधवार का तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब तापमान कम होता है तो उसको आपको माइनस से दर्शाना है, जब तापमान बढ़ता है तो उसे आप प्लस से दर्शाएंगे। आइए, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, कम को अपन माइनस से बताएंगे तो अपन लिखेंगे मंगलवार का तापमान। भाई सोमवार को तो -5 तो था ही, अब इसमें 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो अपन लिखेंगे -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका -5 और -2 -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है मंगलवार का तापमान। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ध्यान देना बच्चों, बुधवार को तापमान बढ़ा है, तो जो ये मंगलवार का तापमान था इसमें आप प्लस कर दें, कितना बढ़ा है 4 डिग्री, तो 4 प्लस कर दें, +4। अब आप देखिए 7 और 4 का डिफरेंस 3 और बड़ा पूर्णांक है वो माइनस का, तो माइनस का साइन। बुधवार को तापमान रहेगा -3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न लीजिए, क्या है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। इसे इस चित्र से समझिए, ये समुद्र आपका समुद्र तल है, ये इससे 5000 मीटर ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ रहा है और इससे 1200 मीटर की गहराई पर आपकी ये पनडुब्बी तैर रही है। इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी पूछी है। तो साहब एक तरीका तो ये है कि समुद्र तल से 5000 तो ऊपर और 1200 है नीचे, तो आप इन दोनों को जोड़ दें तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी, बीच की दूरी हो गई 6200 मीटर। एक दूसरा तरीका
कि इसको संख्या रेखा पर इसकी स्थिति बता के, मान लो ये समुद्र तल है, ये धनात्मक भाग है जहां हवाई जहाज उड़ रहा है 5000 मीटर की दूरी पर, तो ये हो गया आपका हवाई जहाज। और ये गहराई में यानी इधर 1200 मीटर, माइनस 1200 पर आपकी पनडुब्बी है। अब ये इनके बीच की दूरी कितनी है, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही इनके ऊर्ध्वाधर दूरी होगी। तो देखिए अपन संख्या रेखा पर बताते हैं कि नहीं, जैसे अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है तो अपन क्या करते हैं, 5000 माइनस 4000 यानी 1000। जैसे अगर इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है तो अपन क्या कहेंगे, 5000 माइनस 2000 यानी 3000। ऐसे ही इस बिंदु और दूसरा बिंदु है पनडुब्बी वाला माइनस 1200, इन दोनों के बीच का अंतर बताना हो तो अपन क्या करेंगे, एक बार दोनों बिंदुओं की पोजीशन लिख दें और अब इनका अंतर, तो 5000 माइनस माइनस प्लस 1200, ये हो गए आपके 6200 मीटर। हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है वो 6200 मीटर है। अगला प्रश्न लीजिए। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है, अगले दिन उसमें से 1642 रुपए निकालता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, जब पैसे निकालते हैं उसको माइनस से, तो पैसे जमा कराते हैं उसको प्लस से निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए उसने 2000 रुपए खाते में जमा कराए, तो ये हो गए प्लस। अब इसमें से 1642 रुपए निकाल लिए, इनको ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे, अंतर 358 रुपए का। मोहन के खाते में कितने रुपए शेष रहे, 358। इसे संख्या रेखा के माध्यम से भी समझें। मध्य बिंदु 0, यानी यह मोहन के खाते में रुपए है 0। जब उसने 2000 रुपए जमा किए तो ये पोजीशन यहां पहुंच गई। अब इसमें से इसने विड्रॉल किया है 1642 रुपए, तो माइनस से दर्शाएंगे, यानी इस बाईं ओर स्थिति आएगी इसकी, तो लगभग यहां, तो ये हो गए 358 रुपए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वे 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बच्चों ये दिशा संबंधी प्रश्न है। दिशाओं के बारे में आप जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि पश्चिम की ओर यानी इसके ठीक अपोजिट साइड में तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करेंगे, तो अपन लिखेंगे इसे ऋणात्मक पूर्णांक से इसे प्रदर्शित करेंगे। और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति है ना, तो पहले देखिए बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर, यह है बिंदु ए, यहाँ इसकी पोजीशन है 0 किलोमीटर की, है ना। इसके बाद में ये 20 किलोमीटर पूर्व की ओर यहां तक बिंदु बी तक, तो ये हो गए आपके 20 किलोमीटर प्लस के। फिर इसी रोड पर बिंदु बी से यानी इस जगह से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो यानी इस जगह से लेके आपके यहां तक की दूरी, बिंदु सी मान लिया इसको, सी पे पहुंचती है वो। और ये दूरी पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को अपन किससे दर्शाएंगे, -30 से, भाई माइनस साइन से। और 30 किलोमीटर तय की गई है तो -30 किलोमीटर हो गए। अब प्रश्न ये है कि जो मूल स्थान था बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति यानी बिंदु सी को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे, यानी ये जो बिंदु सी है इसे आप कौन से पूर्णांक से बताएंगे। तो देखिए शुरू में उसकी पोजीशन 0 पे, फिर पहुंच गई 20 पे, और 20 से अब -30 कम हुए, तो 20 - 30 यानी -10। तो इसका मतलब इस पूर्णांक को, इस बिंदु सी को -10 से प्रदर्शित करेंगे। -10 से क्या तात्पर्य है, माइनस का तात्पर्य क्या है, पश्चिम की ओर यात्रा, यानी वो अपने मूल बिंदु से
10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 8 में हिंदी विषय में ध्वनि कविता। आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि, जो कि एक कविता है और इस कविता को लिखा है हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, निराला जी छायावाद के एक बहुत ही प्रमुख कवि हैं और उनकी जितनी भी कविताएं हैं वह सारी छायावाद से ही प्रेरित है। इनकी कविताओं में आपको जो सामने से अर्थ दिख रहा है वह अर्थ नहीं लगाना है, बल्कि उस कविता के अंदर एक और अर्थ छिपा हुआ है, उस अर्थ को आपको समझना है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए एक विशेष बात निराला जी के बारे में मैं बता दूं कि निराला जी का जो जन्म है वह बसंत पंचमी के दिन हुआ था और इन्हें प्रकृति से भी बहुत ही अधिक लगाव है। इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, इन्होंने बहुत सारी विषम परिस्थितियां देखी। इनकी माँ, पिताजी, पत्नी, बेटी सबका निधन हो गया। इतना सब होने के बाद भी इन्होंने कभी अपने जीवन से हार नहीं मानी और अपने आप को मजबूत करते चले गए और मजबूती के साथ खुद को ही नहीं बल्कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे संदेश दिए, उनको बहुत ही अच्छे उद्बोधन दिए और नवीन नवीन कार्य करने की प्रेरणा दी। ऐसे कवि हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और आज आप उनकी ही एक कविता ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि का क्या अर्थ होता है? बच्चों, ध्वनि का अर्थ है आवाज। इस कविता में आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के मन की आवाज पढ़ने वाले हैं, मन की बात पढ़ने वाले हैं कि उनकी मन की गहराइयों में क्या चल रहा है, वह अपने मन की आवाज के द्वारा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। यह आप जब यह कविता पढ़ेंगे तब आप पाएंगे। इस कविता का परिचय मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ। बच्चों, ये जो ध्वनि कविता है यह हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि ने अपने आशावादी दृष्टिकोण के साथ प्रकृति की मदद से हमारे मानव मन की भावनाओं को दर्शाया है। यानी इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया है। प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अपने मन में जितनी भी बात चल रही है, जितनी भी भावनाएं हैं, उन सब के बारे में इस कविता में समझाया है। और इस कविता में बसंत कलियों पुष्प रूपी रूपक का प्रयोग कर रचनात्मक कार्यों के प्रति युवा पीढ़ी को जागृत करने का प्रयास किया है। यानी प्रकृति के जितने भी अवयव हैं उनके माध्यम से कवि ने युवा पीढ़ी को जागृत करने का प्रयास किया है। उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वह कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाए, अपना रास्ता नहीं भटक ले। इसके लिए कवि ने इस गीत में प्रकृति के अवयवों के माध्यम से थोड़ा कुछ समझाया है। चलते हैं अपनी कविता की तरफ, लेकिन मैं पहले आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी कविता है वह बसंत पर आधारित है। बसंत आपकी पाठ्यपुस्तक का भी नाम है, लेकिन जो यहाँ बसंत है वह बसंत ऋतु की बात की जा रही है। जिस तरह से बसंत ऋतु के आते ही मन में जितनी भी निराशाएं होती हैं, जितने भी हमारे शरीर में आलस्य होते हैं, वह सारे भाव चले जाते हैं। उसी तरह कवि ने बसंत को लाकर अपनी कविता में मानव मन की बहुत सारी बातों को समझाया है और युवा पीढ़ी को जागृत किया है। चलते हैं कविता की तरफ, देखते हैं क्या है हमारी कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए कवि क्या कह रहे हैं। कवि के जीवन में बहुत सारी परेशानियां रही होंगी, कवि के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। और इस हिम्मत को नहीं हारते हुए उन्होंने जब यह कविता लिखी तो क्या लिखा? अभी न होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरा अंत नहीं होगा, यानी अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, इतनी जल्दी मैं अपने आप को समाप्त नहीं करूंगा। अभी अभी ही तो आया है, और मेरे जीवन में अभी अभी ही तो आया है। क्या आया है? मेरे वन में मृदुल बसंत। मृदुल बोलते हैं
हैं कोमल को और बसंत बोलते हैं ऋतु को। कौन सी ऋतु? बसंत। बसंत यानी जिस ऋतु के आने पर हमारे मन में जितना भी आलस्य होता है, प्रमाद होता है, वह चल जाता है। उसी तरह क्या कह रहे हैं कवि कि मेरे मन में मृदुल बसंत की अभी अभी तो मेरे मन में कोमल मृदुल बसंत का आगमन हुआ है, यानी मेरे मन रूपी मन में अभी अभी तो कोमल बसंत आया है, यानी अभी अभी तो मैंने अपने आप को मजबूत किया है, मैंने अपने आप को इतनी हिम्मत दी है अभी अभी तो, लेकिन अभी मेरे जीवन का किसी भी तरह का कोई अंत नहीं होने वाला है, अभी न होगा मेरा अंत। और चूंकि मेरे मन में, मेरे मन रूपी मन में अभी अभी बसंत आया है, यानी नई भावनाओं का संचार हुआ है, तो इस नई भावनाओं के आने के कारण मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। बच्चों, आप लोगों को पता है जब बसंत ऋतु आती है तब पेड़ पौधे सभी चीजों में नई जान आ जाती है, और इसी तरह कवि के मन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है, नई भावनाओं का संचार हुआ है। इन नई भावनाओं का संचार होने के कारण कवि क्या कह रहा है कि मेरे जो मन है उसका अभी अंत नहीं होगा, यानी अब मैं हार नहीं मानूंगा। चलते हैं आगे। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। देखिए, हरे हरे ये पात यानी पत्ते, कोमल यानी नाजुक, गात यानी शरीर, कि मेरे मन में अभी अभी बसंत आया है। जिस तरह से बसंत ऋतु आने पर हमारी प्रकृति में हरे हरे ये पत्ते निकल आते हैं और डालियां निकल आती हैं और कलियां निकल आती हैं अपने छोटे छोटे कोमल शरीर के साथ। यानी आपने देखा होगा जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब हमारी प्रकृति की सुषमा बहुत ही अच्छी हो जाती है और हमारी प्रकृति में पेड़ों से नए नए पत्ते निकलते हैं, डालियां निकलती हैं, कलियां निकलती हैं, अपने हरे हरे रूपों के साथ निकलती हैं। तो यहाँ कवि हमें दूसरा अर्थ लेते हुए क्या कह रहा है? हरे हरे ये पात, यानी हरे हरे पात यानी ये जो छोटे नवयुवक हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कि नई पीढ़ी है, वह हरे हरे ये पात जैसी है, यानी उनके मन कोमल कोमल है, यानी जो हमारी नई पीढ़ी है वह बहुत मन से कोमल है। और डालियां कलियां कोमल गात, और उनके मन इतने कोमल हैं कि अगर उनके मन पर जो प्रभाव आज डाला जाएगा वही उनकी उम्र, वही उनके साथ जिंदगी भर चलेगा। तो कवि क्या कह रहा है? मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न बोलते हैं सपने को, मृदुल बोलते हैं कोमल को, कर बोलते हैं हाथ को। तो मैं जो ये युवा पीढ़ी है उस पर अपने स्वप्न रूपी कोमल कर को फेरूंगा, यानी मैं जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या करूंगा? जो मैंने सपने देखे हैं उन सपनों के साथ मैं अपना कर फेरूंगा, हाथ फेरूंगा, यानी उनको जगह जगह जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनको जागृत करता रहूंगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और जो यह युवा पीढ़ी है, निद्रित, निद्रित किसको बोलते हैं? जो कि सोई हुई, जो हमारी युवा पीढ़ी है जो कि सोई हुई है, उस सोई हुई पीढ़ी पर मैं अपना हाथ फेरूंगा। हाथ फेरूंगा यानी मैं उनको जागृत करूंगा, पथभ्रष्ट नहीं होने दूंगा, उनके मन में एक नवीन आशा का संचार करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, कैसे करूंगा? प्रत्युष यानी प्रातःकाल, मनोहर यानी सुंदर, यानी उनके जीवन को मैं एक सुंदर सुबह दूंगा, एक नए उद्देश्य दूंगा, यानी जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं उन व्यक्तियों को, उन युवा पीढ़ियों को मैं जगाकर, अपने गीतों के माध्यम से जगाकर एक अच्छी सुबह दूंगा, जीवन जीने का उद्देश्य दूंगा। देखिए आगे क्या कह रहे हैं? पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी क्या कह रहे? पुष्प पुष्प, पुष्प बोलते हैं फूल को, और तंद्रालस यानी होता है जो नींद से बोझिल हो, यानी जिसको बहुत ही अधिक नींद आ रही है। लालसा यानी कुछ पाने की इच्छा, यानी कभी क्या कह रहा है? पुष्प पुष्प, पुष्प पुष्प यानी हमारी नई पीढ़ी, यानी जो हमारी नई पीढ़ी नींद से बोझिल है,
सो रही है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, उन सबसे जो नींद से बोझिल है, उन सबसे मैं उनकी नींदों को छीन लूंगा। यानी जो सो रहे हैं उन सारे सोए हुए व्यक्तियों को मैं जगा दूंगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और जो मेरे मन में नवीन भाव आए हैं, नवीन भाव रूपी अमृत आए हैं, उन सारे भावों को मैं सींच दूंगा, यानी उनको मैं जगा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और मैं उनको इस तरह का रास्ता दिखाऊंगा, इस तरह से उनका पथ प्रदर्शन करूंगा। वे वहां चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे? है मेरे वे जहां अनंत, यानी जहां पर मेरे मन में बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को पूरा करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वो अग्रसर हो जाएंगे। उस मार्ग की तरफ मैं उनको भेज दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत। कभी क्या कह रहे हैं? कभी कह रहे हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया है, अभी अभी तो मेरे मन में नवीन भावनाओं का संचार हुआ है। इन नवीन भावनाओं से मैं आज की युवा पीढ़ी में जितने भी आलस्य, प्रमाद, पथभ्रष्टता है, उन सारे गुणों को मैं अपनी तरफ खींच लूंगा और अपने कोमल हाथ उनके ऊपर फेरूंगा, उनको नया रास्ता दिखाऊंगा, उनको सत्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर करूंगा। इस तरह से मैं अपना अंत अभी नहीं होने दूंगा। यानी अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, युवा पीढ़ी को जगाना है। और इस पाठ से हमें क्या संदेश मिल रहा है? इस कविता के माध्यम से कवि ने युवा पीढ़ी को संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। समय चाहे कैसा भी हो, कितना ही कठिन से कठिन क्यों ना हो, वे हार नहीं माने और अपना दृष्टिकोण आशावादी रखकर हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करें। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो निराला जी हैं, उनके सामने बहुत सारी कठिनाएं आई थी, उन्होंने बहुत सारी दुर्दांत घटनाएं देखी थी, लेकिन इन सभी घटनाओं के बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को जीवंत रखा, आशावादी रखा और अपने साथ साथ वो इस समाज के पूरे युवाओं को अपने साथ आशावादी दृष्टिकोण देना चाहते हैं। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ यह कविता पढ़ी। मैं इस कविता के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ और बता दूं। यहाँ पर हमें इस कवि ने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। कौन कौन से अलंकार हैं बच्चों? यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिला। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। वह भी आपने यहाँ इस पाठ में देखी। देखते हैं कहाँ है वह। पुष्प पुष्प में हमारा पुनरुक्ति अलंकार है, और अभी अभी में पुनरुक्ति अलंकार है एक, और अपना अनुप्रास अलंकार है द्वार दिखा दूंगा। यानी यहाँ पर दैव वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ध्वनि कविता पढ़ी। आपने इस कविता के माध्यम से कवि के मन के भावों को जाना कि किस तरह से कवि अपने मन के भावों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं तथा युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। तो यह कविता आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन ये कहाँ से आता है, भाग 1। कक्षा 7 में गणित विषय में पूर्णांक, परिचय, प्रश्नावली 1.1, प्रश्न संख्या 1 से 6 व कक्षा 8 में हिंदी विषय में ध्वनि कविता। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन ये कहाँ से आता है, भाग 2। कक्षा 7 में इंग्लिश विषय में पोयम द स्क्विरल। कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय में ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन व मिशन ज्ञान, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या आपको किसी भी तरह की शंका है तो हमें ईमेल एड्रेस और ऑफिस के एड्रेस पर भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.शिक्षादर्शन2021@gmail.com और ऑफिस का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।